everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook और Instagram under the handle Let's Learn Together. वेलकम बैक एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी का चैप्टर 2। आपको बाकी क्लासेस की भी चैप्टर्स हमारी प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग क्लास 8 ज्योग्राफी। तो इस चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली रिसोर्सेज की। अब रिसोर्सेज क्या है? कोई भी ऐसी चीज जो हम ह्यूमंस की जरूरत है या फिर ह्यूमंस के काम आती है, वो कोई भी चीज जो है वो रिसोर्स है। तो बेसिकली जिन रिसोर्सेज की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है लैंड रिसोर्सेज, सॉइल रिसोर्सेज, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लैंड रिसोर्सेज की या फिर लैंड की। तो जब लैंड की बात करते हैं तो पूरा अर्थ का अगर देखा जाए तो पूरे अर्थ पे 30% जो है वो लैंड है, बाकी का जो 70% है वो वाटर है। अब एक हैरानजनक बात ये है कि अब ये जो 30% है, 90% पॉपुलेशन वर्ल्ड की वो इस 30% के भी 30% में रह रही है। यानी कि जो पूरा लैंड एरिया है उसके 30% जो एरिया है उसमें वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन रह रही है, और बाकी का जो 70% लैंड बच जाता है उसमें केवल 10% जो है पॉपुलेशन वो रिजाइड कर रही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो 70% लैंड है इसमें या तो पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत कम है, स्पार्सली पॉपुलेटेड रीजन्स है, या तो फिर बिल्कुल ही इनहैबिटेड रीजन्स है, यानी कि वहां पर कोई रह ही नहीं रहा है। अब ऐसा क्यों होता है कि किसी एरिया में बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी है और किसी एरिया में बहुत कम? ऐसा क्यों होता है? तो इसके कुछ रीजंस है। सबसे पहले है रफ टेरेन। जहां का जनजीवन मुश्किल होगा वहां पर पॉपुलेशन अपने आप ही कम होती चली जाएगी। ठीक है। जहां पे स्टीप माउंटेन स्लोप्स होंगे, गहरे पहाड़ होंगे, वहां भी पॉपुलेशन कम होगी क्योंकि आप इजीली ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर सकते, रिसोर्सेज नहीं पहुंचा सकते हो उन रीजन्स में। फिर जो लो लाइंग प्लेसेस हैं वहां पर फ्लड्स का खतरा बना रहता है, तो वहां भी रहना मुश्किल है। अब जो गहरे जंगल है वहां पर भी कोई बेसिक जो एक्टिविटी है वो नहीं परफॉर्म की जा सकती, तो वहां भी पॉपुलेशन कम है। और फिर डेजर्ट में भी एक्सट्रीम क्लाइमेट होने के कारण जीवन बिताना बहुत मुश्किल है। तो ये जो रीजन्स हैं ये सारे या तो ये स्पार्सली पॉपुलेटेड है यानी कि यहाँ पर डेंसिटी कम है, नहीं तो यहाँ पर ये बिल्कुल ही इनहैबिटेड रीजन्स है जैसे कि एंटार्क्टिका। वहीं अब इनके कंपैरिजन में हम अगर बात करें प्लेन्स की या रिवर वैलीज की, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा डेंस पॉपुलेशन है, यानी कि बहुत सारे लोग रह रहे हैं बहुत कम जगह पर। ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि प्लेन्स और रिवर वैलीज में एग्रीकल्चर पॉसिबल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो सकता है, यहाँ पर सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड हो सकती है, कोई वाटर जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो भी यहाँ पर अच्छी है। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये जो है पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब बात अगर की जाए क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज की, अगर लैंड रिसोर्सेज को बांटा जाए तो सबसे पहले उनको ओनरशिप के बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है या डिवाइड किया गया है, प्राइवेट लैंड और कम्युनिटी लैंड में। अब जैसा कि इनका नाम ही बता रहा है, अगर कोई एरिया किसी इंडिविजुअल द्वारा ओन किया जा रहा है, कोई एक मालिक है उसका, तो वो प्राइवेट लैंड है। वहीं अगर पूरी एक कम्युनिटी मालिक है किसी लैंड की और वहां पर जो है कॉमन यूज के लिए उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो वो होगा कम्युनिटी लैंड। अब क्योंकि ये कॉमन यूजेस के लिए है ये लैंड, इसी वजह से इनको कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी कहा गया है।
अब हम बात करेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड की, कि हम लैंड को यूज कैसे कर रहे हैं, किन किन कामों के लिए जो है हम लैंड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सबसे पहले आएगा एग्रीकल्चर, फिर फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, या फिर कोई भी अन्य टर्शरी एक्टिविटीज, चाहे वो स्कूल्स हों, हॉस्पिटल्स हों। ठीक है, ये सारी जो चीजें हैं ये लैंड पर ही की जा रही हैं, इसीलिए हमें लैंड को इस्तेमाल करना होता है, लैंड के जो है ये यूजेस होते हैं। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि हम कभी भी किसी भी लैंड पर अपनी मर्जी से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। जहां मन किया एग्रीकल्चर कर लिया, जहां मन किया फॉरेस्ट लगा दिए, ऐसा नहीं होता है, जहां मन किया रोड बना दिए। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जो किसी भी लैंड यूज को या फिर लैंड यूटिलाइजेशन को अफेक्ट करता है। अब वो कौन से फैक्टर्स होंगे, या तो वो फिजिकल होंगे या ह्यूमन होंगे। जब फिजिकल फैक्टर्स की हम बात करते हैं तो टोपोग्राफी, यानी कि वहां का टेरेन कैसा है, सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या फर्टाइल नहीं है, या फिर कौन से टाइप की सॉइल है। फिर क्लाइमेट, क्लाइमेट कैसा है, मॉनसून टाइप है, ट्रॉपिकल है, टेम्परेट है, कैसा है। फिर मिनरल्स, मिनरल अवेलेबिलिटी बहुत जरूरी है आपकी इंडस्ट्रीज के लिए। फिर बात करेंगे अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर की, जहां पर वाटर अवेलेबल होगा वहीं पर जो है आपकी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा सेटल होती है। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी, क्या हमें इजीली वहां पर पॉपुलेशन मिल जाएगी, क्या वहां पर लेबर मिल जाएगा, टेक्नोलॉजी वहां पर कितनी डेवलप्ड है, उसी के हिसाब से जो है लैंड को यूटिलाइज किया जाता है, या फिर लैंड यूज डिटरमाइन किया जाता है। अब अगर हम बात करें तो दिन पर दिन ना काफी सारी एक्टिविटीज की जा रही हैं, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं एनवायरमेंट में। इनका जो सीधा इम्पैक्ट है वो पड़ता है हमारे एनवायरमेंट पर। अब कैसे, बहुत ज्यादा जब एग्रीकल्चर एक्सपेंशन होता है तो फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन अगर करनी हो, यानी कि कंक्रीटाइजेशन अगर करनी हो, उसके लिए भी फॉरेस्ट को क्लियर किया जाता है। तो इसके ना कुछ इम्पैक्ट होते हैं एनवायरमेंट पर, जो कि है जैसे लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, अगर हाई माउंटेन रीजन्स पे बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, टेरेन को डिस्टर्ब किया जाता है, तो वहां पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ता है, सोइल इरोजन का जो है खतरा बढ़ता है, डेजर्टिफिकेशन होता है, और इन सब का जो है एनवायरमेंट पर बहुत ही ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये तो हमने बात कर लिया कि लैंड को कैसे कैसे इम्पैक्ट किया जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, कैसे कैसे वो अफेक्ट हो रहा है नेगेटिवली। बट ऐसा नहीं है कि हम उनको प्रिवेंट नहीं कर सकते, उनको कंजर्व नहीं कर सकते। कुछ टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके जो है आप लैंड को बचा सकते हैं। सबसे पहले है एफोरेस्टेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशंस लगाने, ट्रीज लगाने। प्लांटेशन लगाने से क्या होगा, जो आपकी सॉइल है, रूट्स हैं, सॉइल को पकड़ के रखेंगे और ये प्रिवेंट करेगा सॉइल इरोजन को, यानी कि इरोजन नहीं होने देगा या फिर लैंड डिग्रेडेशन नहीं होने देगा। फिर बात करेंगे रिक्लेमेशन, लैंड रिक्लेमेशन के लिए। तो क्या होता है, जब भी हमें लैंड यूज बढ़ाना होता है, सपोज एग्रीकल्चर लैंड चाहिए या कंस्ट्रक्शन लैंड चाहिए, जनरली फॉरेस्ट लैंड या फिर जो नेचुरल वेजिटेशन है जिस लैंड पे, उसको क्लियर किया जा रहा है लैंड यूज चेंज करने के लिए। ऐसा ना करके जो बैरन लैंड पड़े होते हैं ना, बंजर जो जमीनें पड़ी होती हैं, आप आसपास देखेंगे तो बहुत बंजर जमीनें पड़ी होंगी, मिल दिखेंगी आपको, उनका यूज करना चाहिए, उनको किसी एक्टिविटी में लाना चाहिए, बजाय इसके कि किसी ऐसे लैंड को यूज करें जहां पे पहले से एक हेल्दी हैबिटेट है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि एफोरेस्टेशन से सॉइल इरोजन बचता है, तो वैसे ही और भी सारी काफी सारी टेक्निक्स हैं, एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है, जिससे हम सॉइल इरोजन होने से बचा सकते हैं। सॉइल इरोजन अगर कम होगा तो सॉइल डिस्प्लेसमेंट कम होगी, एंड ये भी लैंड के लिए काफी हेल्दी होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है प्रिवेंट ओवर ग्रेजिंग, यानी कि जो एनिमल्स को ग्रास लैंड्स में खुला छोड़ दिया जाता है, फील्ड्स में खुला छोड़ दिया जाता है ग्रेजिंग के लिए, उससे प्रिवेंट करना चाहिए। क्योंकि जब एनिमल्स ग्रासेस को खाते हैं ना, तो वो जड़ से निकाल देते हैं उसको, जिसकी वजह से जो सॉइल है ना वो बहुत लूज हो जाती है, एंड लूज सोइंग
सोइल जो है वो ज्यादा प्रोन होगी आपके इरोजन के से। तो ओवरग्रेजिंग प्रिवेंट करके भी हम सोइल इरोजन को जो है बचा सकते हैं। अब हम बात करेंगे सोइल की। तो पहले जानते हैं सोइल क्या है। ये एक थिन लेयर है हमारे अर्थ के सरफेस पे, जो कि बनी है वेदरिंग से। अब वेदरिंग क्या है? जब बहुत लंबे समय तक ब्रेकिंग होती है रॉक्स की, ब्रेकेज होता है रॉक्स का, और वो टाइनी जो है पीसेस में कन्वर्ट हो जाती है, एक्सपोज्ड रॉक्स, उन्हीं उसी से बनती है आपकी सॉइल। एंड इसमें काफी सारे और जैसे ह्यूमन प्लांट्स या एनिमल्स डीके भी मिल जाता है, जिससे वो सॉइल जो है फर्टाइल हो जाती है प्रॉपरली। तो ये थिन ग्रेनी सब्सटेंस है अर्थ सरफेस के ऊपर, जिसने पूरे अर्थ सरफेस को कवर कर रखा है। एंड सॉइल किसकी वजह से बनती है? सॉइल बनती है एक प्रोसेस की मदद से, जिस प्रोसेस को बोलते हैं वेदरिंग, जिसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से जो है रॉक्स के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, टाइनी पीसेस हो जाते हैं। एंड एक जो बात पता होनी वो बहुत जरूरी है कि जिसकी हमें सोइल को प्रोटेक्ट करना चाहिए, वो इसीलिए क्योंकि सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेयर सोइल की उसको बनने में हर काफी ज्यादा साल लग जाते हैं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं। ठीक है। अब हमने बात की सॉइल फॉर्मेशन की। सॉइल बनती है जो फॉर्मेशन होता है वो होता है रॉक्स से। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो सॉइल रॉक को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले आता है पेरेंट रॉक, यानी कि जो रॉक है जो ब्रेक होके सॉइल बन रही है, वो रॉक कैसी है वो भी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करेगी। अब ये क्या डिटरमाइन करता है? सॉइल का कलर क्या होगा? जो रॉक का कलर होगा वही सॉइल का कलर होगा। सॉइल का टेक्सचर कैसा होगा? ठीक है। सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी? उसके बाद सॉइल में मिनरल कंटेंट कितना होगा? एंड एट लास्ट परमेबिलिटी, यानी कि कितना जो है पानी को, कितनी सॉइल पोरस है और पानी जो वाटर है वो पास थ्रू हो रहा है उस सॉइल के। ये सारी जो चीजें हैं इनका पेरेंट रॉक का जो है इन चीजों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट है रिलीफ, यानी कि टेरेन। अब एल्टीट्यूड कितना है? ठीक है। स्लोप कितना है? ये जो चीजें हैं ये भी सोइल को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है, क्योंकि हायर रीजन्स में जो है वेदरिंग वो ज्यादा होती है टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से। फिर बात करेंगे फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो ये सोइल कितनी फर्टाइल होगी उस पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है, यानी कि अगर किसी भी रीजन में सॉइल में जो प्लांट एनिमल या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डीके है वो बहुत ज्यादा होगा, तो ज्यादा ह्यूमस बनेगा। ज्यादा ह्यूमस होगा तो यानी कि सॉइल उतनी ही ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा और सॉइल उतनी ही फर्टाइल होगी। नेक्स्ट आ जाता है टाइम। टाइम डिटरमाइन करता है कि जो आपकी सॉइल की लेयर है उसकी थिकनेस कितनी है। जितना ज्यादा टाइम उतनी ज्यादा थिक लेयर सॉइल की, जितना कम टाइम उतनी पतली लेयर सॉइल की। एट लास्ट क्लाइमेट, टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितना हो रहा है, ये भी जो है वेदरिंग पे डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जो एट द एंड सॉइल फॉर्मेशन को इम्पैक्ट करता है। अब हम बात करेंगे सोइल इरोजन की। तो जैसे कि मैंने बताया था कि सोइल क्या होती है, ग्रेनी सब्सटेंस है जिसमें ऑर्गेनिक मैटर भी मौजूद है। तो जब ये जो टॉप लेयर है सोइल की, जब किसी ना किसी फैक्टर की वजह से ये जो लेयर है ये यहाँ से डिस्प्लेस हो जाएगी, यहाँ से चली जाएगी, रिमूव हो जाएगी ये टॉप लेयर, उसी को जो है सोइल इरोजन कहा जाता है। प्रॉपर अगर आपको डेफिनेशन जाननी हो तो डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इज नोन एज सॉइल इरोजन। डिटैचमेंट यानी कि नीचे वाली लेयर्स से अलग होना, ट्रांसपोर्टेशन मतलब वहां से शिफ्ट होना, और डिपोजिशन कहीं और जाकर सेटल हो जाना, दिस इज सॉइल इरोजन।
एंड काफी सारे नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर्स हैं जो सोइल इरोजन को डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स कौन से होंगे? रेन वॉश, यानी कि जब पानी, बारिश का पानी आता है वो भी रिमूव करता है। लैंडस्लाइड में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो सॉइल है डिस्प्लेस होती है, फ्लड्स में भी, या फिर किसी भी और नेचुरल डिजास्टर की वजह से। ह्यूमन फैक्टर्स की अगर बात करें तो डिफोरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग और ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो है सोइल को लूज बना देते हैं, जिसकी वजह से जो इरोजन है उसका रेट बढ़ जाता है एंड सॉइल जो है प्रोन हो जाती है इरोजन की। अब सोइल इरोजन को हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं काफी अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, जिसमें से सबसे पहला है मल्चिंग। मल्चिंग की जब बात करें तो जो जब दो प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स जो है ग्रो किए जाते हैं, तो प्लांट्स बेसिकली रोज में ग्रो किए जाते हैं, यानी कि ऐसे ऐसे कुछ रोज बना दी जाती है जिसमें प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। मल्चिंग क्या होगी? अब कोई, ये जो दो रोज होंगी ना प्लांट्स की, इसके बीच में अगर ऑर्गेनिक मैटर डाल दिया जाए, ठीक है, तो इससे जो है हम सोइल इरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि अब ये जो बीच का अगर खुला छोड़ दोगे आप इसको, तो यहाँ पे जो है सोइल लूज रह जाती है, क्योंकि रूट्स तो नहीं होल्ड कर पाएंगे सोइल को, तो वो इजीली इरोड हो सकती है। उसके अलावा जो सोइल मॉइस्चर है उसको भी जो है ये ऑर्गेनिक मैटर बनाए रखता है, उसका लेवल मेंटेन करके रखता है। फिर बात करेंगे रॉक डैम की, तो जैसे बांध होते हैं ना, पत्थर के बांध बना दिए जाते हैं ऐसे, काफी सारे पत्थरों को रोज में लगाकर। इससे क्या होता है कि जब पानी का फ्लो आता है ना, किसी भी रीजन से, इरिगेशन के लिए हो या वैसे ही कोई रिवर ओवरफ्लो कर गई, या फिर रेन वाटर है, रेन वाटर वॉश हो रहा है, तो ये पानी का जो भी फ्लो होगा ना, वाटर फ्लो, ये जो पत्थर है ये उसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, तो ये जो पानी है ये सॉइल को अपने साथ कैरी नहीं कर पाएगा। फिर आता है इंटरक्रॉपिंग। अच्छा, अब इंटरक्रॉपिंग से क्या है? अब कोई भी अगर सॉइल है, ठीक है, उसमें हम कोई भी प्लांट ग्रो कर रहे हैं, तो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए भी ना कुछ मिनरल्स चाहिए जो वो सॉइल से लेता है। ठीक है, अब किसी प्लांट को कोई मिनरल चाहिए, किसी प्लांट को कोई मिनरल चाहिए। तो जब भी एक क्रॉप को ग्रो करके हार्वेस्ट किया जाता है ना, फिर उस लैंड को ना खुला छोड़ देते हैं ताकि वो वापस से मिनरल्स जो है रिटेन हो सके सॉइल में। तो इस दौरान जो है सॉइल इरोजन का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसका क्या ऑल्टरनेटिव निकाला गया है कि आप अल्टरनेटिव रोज में अलग प्लांट्स ग्रो कर दें, यानी कि रो वन में एक प्लांट, ठीक है, उसके बाद सेकंड रो में दूसरा प्लांट लगा दें। अब इससे क्या होगा कि दोनों प्लांट्स का जो हार्वेस्ट टाइम है वो अलग होगा, ठीक है। तो जब सपोज रो वन जो है हमारा, उसका हार्वेस्टिंग टाइम आ गया, तो ये यहाँ से ये क्रॉप्स जो हैं हटा दिए गए, हार्वेस्ट कर दिए गए, बट फिर भी प्लांट टू जो है अभी भी यहाँ पे मौजूद है। तो यहाँ पर सॉइल की जो है पकड़ मजबूत है, रूट्स ने पकड़ रखा है, तो इरोजन जो है यहाँ पर अपने आप ही जो है बच जाएगा। दूसरी चीज क्या होती है, अब ये जो मिनरल है, जब आप पूरे एरिया में ना एक ही प्लांट लगाएंगे, तो उस प्लांट को जो मिनरल चाहिए ना, वो मिनरल डिप्लीट हो जाते हैं, डिप्लीशन हो जाता है उन मिनरल्स का, वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अब इससे वो भी बचेगा, क्योंकि जब हमने ये हार्वेस्ट कर दिया, जितनी दिन में प्लांट टू हमारा हार्वेस्ट होगा, उतने दिन में जो है ये जो खाली अब जगह रह गई, वहां पर जो है मिनरल्स रिटेन हो जाएंगे। वो मिनरल्स जो खत्म हो चुके थे या कम हो चुके थे, वो वापस से जो है सॉइल उनको रिटेन करना शुरू कर देगी। फिर आता है कॉन्टोर प्लॉइंग। अब क्या होता है, हमारी जो माउंटेन्स है ना, उनमें ना कुछ कॉन्टोर्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे जा रहे होंगे। पहाड़ जो है सीधे तो होते नहीं है जैसे प्लेन्स है, कर्व्ड होते हैं, घूमे हुए होते हैं, तो ये जो घुमाव है उसी को जो है काउंटर बोला जाता है, कॉन्टोर बोला जाता है, सॉरी। तो कॉन्टोर प्लॉइंग में क्या करते हैं, डायरेक्टली टेरेन को ना टच करके या इम्पैक्ट करके या उसके साथ छेड़छाड़ करे,
ये जो नेचुरल कर्व बने हुए हैं ना, इन्हीं पर जो है डायरेक्ट कल्टीवेशन कर दी जाए, तो उससे भी जो है आपका सॉइल इरोजन बच जाता है, क्योंकि जो पानी है वो डायरेक्ट स्लोप पे नहीं जा पाएगा, ये प्लांट्स यूज कर लेंगे, ये प्लांट्स जो है सॉइल को होल्ड करके रखेंगे। फिर एक और तरीका है कॉन्टोर बैरियर्स। अगर आप यहाँ पर प्लांटेशन नहीं करना चाह रहे, फ्लो नहीं करना चाह रहे, तो कुछ बैरियर्स लगा दिए जाएं जो वाटर फ्लो को रिस्ट्रिक्ट कर दें। ठीक है। उसके बाद आता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग एंड कॉन्टोर फ्लोइंग में डिफरेंस ये होगा, टेरेस फार्मिंग में क्या होता है, टेरेस कट दिए जाते हैं, ऐसे स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है, टेरेसेस कट कर दिए जाते हैं माउंटेन्स पर, ताकि प्लांटेशन हो सके उधर एंड सोइल इरोजन को प्रिवेंट किया जा सके। अब टेरेस फार्मिंग और प्लोइंग में क्या, कॉन्टोर प्लोइंग में क्या डिफरेंस है, कि हम कॉन्टोर प्लोइंग में डायरेक्टली जो माउंटेन का नेचुरल टेरेन है उसको क्षति नहीं पहुंचा रहे हैं या उसको इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं। लेकिन टेरेस में क्या होता है, ये टेरेसेस जो है पहाड़ पर कट किए जाते हैं, इनको काट काट कर टेरेस, पहाड़ को काट काट के ही ये टेरेसेस बनाए जाते हैं जिस पर फिर फार्मिंग की जाती है। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट रिसोर्सेज की, रिसोर्स की, जो कि है वाटर रिसोर्स। जैसे कि मैंने बताया 30% अगर अर्थ का सरफेस लैंड है, तो जो बचा हुआ 70% है वो वाटर है। तो जब स्पेस से अर्थ को देखा जाता है ना, तो वो ब्लू नजर आता है इस पानी की वजह से, इसीलिए जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट भी कहा गया है। अच्छा, ओवरऑल जो वॉल्यूम होती है ना वो वाटर की, वो कभी भी चेंज नहीं होती। वाटर साइकिल की मदद से जो है वाटर की फॉर्मेशन जो है, फॉर्म जो है वो चेंज होती रहेगी। कभी ग्राउंड वाटर, कभी सी में, कभी ओशियन, कभी ग्लेशियर, कभी स्नो, ठीक है, कभी क्लाउड्स, ऐसे फॉर्म चेंज होती रहेगी, बट वाटर का जो वॉल्यूम है ना वो हमेशा सेम रहेगा। अब ये जो 70% वाटर है ना, उसमें से सिर्फ 2.7% ही जो है वो फ्रेश वाटर है। बाकी का जो 97.3% जो वाटर है वो सेलाइन है, यानी कि उसमें सोडियम या फिर कहें सोल्ट की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है, तो वो ह्यूमन यूज के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है। अब बात करें फ्रेश वाटर की, तो जो जितना फ्रेश वाटर हमारे पास अवेलेबल है उसका जो 70% है वो अब आइस शीट्स या ग्लेशियर्स की फॉर्म में है। डायरेक्टली तो अब हम ग्लेशियर्स और आइस शीट को भी यूज नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो है सिर्फ तकरीबन 1% जो पानी है वो ही अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए। यानी कि जो फ्रेश वाटर है 2.7, इसका 1.7% तो आइस शीट्स या ग्लेशियर्स में हो गया, सिर्फ 1% अवेलेबल है हम ह्यूमंस के यूज के लिए। एंड अब ये 1% किस फॉर्म में है हमारे पास, या तो रिवर्स या लेक या फिर ग्राउंड वाटर या फिर एट लास्ट वाटर पेपर। ये जो फॉर्मेशंस है वाटर की या फिर वाटर सोर्सेज है, इन्हीं में हमारे पास फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए। अब बात करते हैं हमें पानी चाहिए क्यों, पानी की जरूरत कहाँ पे है हमें। अब हमें पानी पीने के लिए भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, खाना बनाने में भी पानी चाहिए, कोई भी चीज वॉश करनी है, घर धोना है, कपड़े धोने हैं, अपने आप को धोना है, इंसानों को, जानवरों को, तो उसके लिए पानी चाहिए। फिर एग्रीकल्चर में भी पानी चाहिए हमें, फैक्ट्रीज में भी पानी चाहिए। इनफैक्ट अब तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेशन है उसके लिए भी वाटर रिसोर्सेज का यूज होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या टाइडल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। अब वाटर हमारे पास अवेलेबल तो है, ठीक है, अच्छी मात्रा में, भाई 70% अर्थ पे वाटर है, बट फिर भी जो काफी सारे रीजन्स है वो वाटर स्कार्सिटी फेस कर रहे हैं, यानी कि पानी की कमी हो रही है उनको। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था हमारे पास फ्रेश वाटर जो है सिर्फ 2.7% है, हमारे लिए अवेलेबल सिर्फ 1% है। तो ये जो फ्रेश वाटर की कमी है ना, ये इस वाटर को बहुत ज्यादा जो है वैल्यूएबल बना देती है, क्योंकि
हम ह्यूमंस सिर्फ ये 1% वाटर का ही इस्तेमाल कर पाते हैं, तो अपने आप ही कमी होगी। अब ये वाटर भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हर जगह अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो पानी की जो कमी है उसकी समस्या बढ़ती जा रही है। अब हम बात करें पानी की समस्या की, तो ये क्यों हो रही है? सबसे पहले तो पॉपुलेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है, उसकी वजह से पानी की डिमांड बढ़ती जा रही है। फिर अब एग्रीकल्चर भी बढ़ रहा है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, तो उसमें भी पानी की डिमांड बढ़ रही है। अर्बनाइजेशन दिन पर दिन एक्सपेंड होता जा रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है लोगों का, तो काफी सारी जो एक्टिविटीज हैं, एक्टिविटीज का जो स्कोप है वो भी बढ़ता जा रहा है। अर्बनाइजेशन की वजह से कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, यानी कि पूरे लैंड को कंक्रीट से कवर कर दिया जा रहा है। अब कंक्रीटाइजेशन की वजह से, इस कंक्रीट के होने की वजह से जो पानी है, स्पेशली जो रेन वाटर है, वो ग्राउंड तक नहीं पहुंच पा रहा, ग्राउंड उसको रिटेन नहीं कर पा रहा, तो ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो डिक्रीज होता जा रहा है। ये पानी सिर्फ सीवेजेस, जो पानी बारिश का पानी होता है वो डायरेक्ट सीवेजेस में डंप हो जा रहा है, ठीक है। अब इनकी वजह से क्या हो रहा है? ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रहा है। तो ये जो सारी चीजें हैं, इनकी वजह से वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। अब कौन कौन से ऐसे रीजन है जिनमें ये प्रॉब्लम आ रही है? तो अफ्रीकन कंट्रीज, फिर वेस्ट एशिया के कुछ देश हैं, साउथ एशिया के देश हैं, वेस्टर्न यूएस से है, या और कुछ पार्ट से साउथ अमेरिका के, इन सब में जो है वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। वाटर कंजर्वेशन के मेथड की बात करें तो सबसे पहले है प्रिवेंट वाटर पोल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास वाटर अवेलेबल है उसको पोल्यूट होने से बचाया जाए। स्पेशली जो वाटर डिस्चार्ज हो रहा है रिवर्स में, ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ना वाटर इंडस्ट्रीज से निकल के, सीवेजेस से निकल के, इसको ट्रीट किया जाए और इसके अंदर से जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, केमिकल्स है, उनको पहले ही रिमूव कर दिया जाए। दूसरा है फिर एफोरेस्टेशन, इससे जो है ग्राउंड क्या बेनिफिट है? ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो मेंटेन रहेगा, ठीक है। फिर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो पानी बारिश की मदद से आ रहा है उसको सीवेजेस में ना बह के, मतलब सीवेजेस में वो ना बहे, इनफैक्ट उसको हार्वेस्ट करके यूज किया जाए, यानी कि उसको सेव करके और किसी और एक्टिविटीज में यूज किया जाए, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। दूसरा है एक्सपेंडिंग माइक्रो इरिगेशन, यानी कि काफी सारी इरिगेशन टेक्निक्स अब आ गई हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन। इन टेक्निक्स का का यूज करके जो है इरिगेशन किया जाए, ताकि जो वेस्ट हो रहा है वाटर, उस वेस्टेज को हम जो है बचा सके। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन और लाइफ, वाइल्ड लाइफ की। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जितनी भी पूरी लाइफ फॉर्म्स हमारे पास हैं, चाहे वो प्लांट्स की हो, एनिमल्स की हो या ह्यूमंस की हो, वो सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे लैंड, वाटर और एयर तीनों आपस में इंटरैक्ट कर रहे होंगे, तीनों रीजन्स होंगे, ये जो एरिया है पूरा, ये बायोस्फीयर होगा, और यहीं पर लाइफ पॉसिबल है। क्योंकि हमें लाइफ जो है बिताने के लिए ह्यूमंस को या एनिमल्स को या प्लांट्स को तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, तीनों चीजें नेसेसरी है। अब इस बायोस्फीयर में ना छोटे छोटे काफी सारे इकोसिस्टम बने हुए हैं। इकोसिस्टम क्या है? कोई भी रीजन जहाँ की जो लोकल वेजिटेशन है और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे होंगे। ये जो पूरा इंटरेक्टिव मैकेनिज्म है, इसी को जो है इकोसिस्टम कहा जाता है। जैसे कि कहीं का भी कोई नेचुरल हैबिटेट होता है। तो जब हम बात करते हैं अब वेजिटेशन की, तो वेजिटेशन क्या है? जितने भी आपके प्लांट्स हैं वो सारे, फ्लोरा है वो पूरा आता है वेजिटेशन के अंदर। वहीं अगर वाइल्ड लाइफ की बात करी जाए तो जितने भी एनिमल्स हैं वो आएंगे आपके वाइल्ड लाइफ के अंदर। प्लांट्स हमें प्रोवाइड करता है वुड, शेल्टर, ऑक्सीजन, फूड, वाटर स्टोरेज, फ्रूट्स, ऑयल, गम, मेडिसिन। ये सारी चीजें जरूरत की हैं ह्यूमंस के लिए, ये सारी हमें मिलती हैं वेजिटेशन से। वहीं वाइल्ड लाइफ हमें क्या दे रहा है? वाइल्ड लाइफ से हमें मिल रहा है मिल्क, मीट, हाइड्स, जो कि लेदर प्रोडक्ट्स बनाने में काम आता है, फिर वूल, हनी, फ्लावर पॉलिनेशन, एंड काफी सारे जो एनिमल्स है वो एज अ डिकम्पोजर भी काम करते हैं। तो ये सारे हम ह्यूमंस को, एनिमल्स भी चाहिए
और प्लांट्स भी चाहिए। अब हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन की डिस्ट्रीब्यूशन की। तो नेचुरल जो वेजिटेशन है वो दो चीजों पर डिपेंडेंट है, एक किसी भी एरिया का टेम्परेचर कितना होता है और वहां पे मॉइस्चर कितना है। तो इसी बेसिस पर चार टाइप्स के हमारे पास या मेन वेजिटेशन है। फर्स्ट है फॉरेस्ट, फिर ग्रासलैंड, स्क्रब्स एंड टुंड्रा। जब हम फॉरेस्ट की बात करते हैं तो वो रीजन्स जहां हाई रेनफॉल होगा और वहीं पर जो है फॉरेस्ट होंगे, जैसे कि हमारा इक्वेटोरियल रीजन। अब यहाँ इक्वेटोरियल रीजन पे क्या होता है, हाई टेम्परेचर रहता है, उसकी वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है, फिर प्रेसिपिटेशन भी ज्यादा है, जितना ज्यादा इवेपोरेशन उतना ज्यादा प्रेसिपिटेशन। हाई रेनफॉल, डेली बारिश होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना, हमें काफी सारे टॉल ट्रीज देखने को मिलते हैं और काफी जो है डेंस वेजिटेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो है हमारे फॉरेस्ट ज्यादातर इन्हीं रीजन्स में होंगे जहाँ हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल होगा। फिर आता है ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड में जो है ट्रीज का जो साइज है और जो डेंसिटी है दोनों हल्की कम हो जाती है और फॉरेस्ट के कंपैरिजन में जो है ये कम होती है, क्योंकि यहाँ पर जो रेनफॉल होता है वो मॉडरेट होता है, यानी कि ना तो बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और ना ही कम हो रही है, बीच का एक लेवल है। वहीं पर जो है ग्रासलैंड्स जो है ओपन ग्राउंड्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। फिर स्क्रब्स वाला वो रीजन है जहां पर रेनफॉल बहुत कम है, लिटिल रेनफॉल। ठीक है, अब कम रेनफॉल होने की वजह से यहाँ पे जो है ना थॉर्नी बुशेस होंगी ज्यादातर। अब वो इसीलिए क्योंकि थॉर्नी ये इसलिए होते हैं क्योंकि अगर यहाँ पर लीव्स होंगी ना तो लीव्स की वजह से ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होगा। लीव्स की वजह से ट्रांसपिरेशन होता है। अच्छा, फिर वाटर जो है, यहाँ पे पहले से पानी की कमी है, रेनफॉल की कमी है, ऊपर से जो पानी होगा वो ट्रांसपिरेशन की वजह से बहुत ज्यादा वाटर लॉस होगा। तो ये बहुत छोटी छोटी जो बुशेस होती हैं, थॉर्नी बुशेस, स्क्रब्स में वो देखने को मिलते हैं और ये ज्यादातर एरिड क्लाइमेट में होंगी, यानी कि जो सूखे रीजन्स होते हैं, ड्राई रीजन्स होते हैं, उनमें जो है ये देखने को मिलती है जहां मॉइस्चर कम होता है। फिर आता है टुंड्रा रीजन। बेसिकली जो हमारे पोलर रीजन्स हैं या फिर आइस कवर्ड जो रीजन्स हैं वो होते हैं टुंड्रा रीजन्स। तो वहां पर तो बहुत कम पॉसिबिलिटी है किसी भी वेजिटेशन की होने की, तो इसी वजह से यहाँ पे ज्यादातर मॉसेस एंड लिचन्स जो हैं देखने को मिलते हैं, एंड यही यहाँ की जो है मेन वेजिटेशन है। जब हम फॉरेस्ट की, अगर यहाँ पे हमने फॉरेस्ट की बात की थी ना, तो यहाँ फॉरेस्ट हमारे पास ना दो टाइप्स के होते हैं। अब मैं अभी दिखा देती हूँ आपको, यहाँ से क्लियर कर देती हूँ थोड़ा। जब हम बात करेंगे ना फॉरेस्ट की, तो दो बेसिक टाइप के हमारे पास फॉरेस्ट है, एक तो एवरग्रीन और एक डेसिडियस। अच्छा, अब इसमें भी आप पार्ट्स हैं ट्रॉपिकल और टेम्परेट, ये दोनों में है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, टेम्परेट एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड टेम्परेट डेसिडियस। अब ये एवरग्रीन फॉरेस्ट कौन से हैं, जो पूरा साल जिन पर जो है हरियाली बनी रहती है, पत्ते बने रहते हैं। एंड डेसिडियस फॉरेस्ट वो है जिनमें कोई ना कोई एक साल में एक बार ड्राई स्पेल जरूर आता है। मतलब ड्राई स्पेल मतलब ऑटम का सीजन आता है जिसमें पत्ते जो हैं वो झड़ जाते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी ज्यादातर जो हमारे पास फॉरेस्ट है, जैसे कि अमेजोन वगैरह, वो एवरग्रीन है क्योंकि लगातार बारिश होने की वजह से कोई भी ड्राई स्पेल वहां पर नहीं आ रहा है। अब हम बात करेंगे कंजर्वेशन की, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कैसे किया जा सकता है। तो सबसे पहले कंजर्वेशन की इनको जरूरत क्यों है। तो क्लाइमेट चेंज हमें देखने को मिल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ठीक है, उसके ऊपर से ह्यूमन एक्टिविटीज, ये सब जो है, जो प्लांट्स और एनिमल्स का जो नेचुरल हैबिटेट है उनको इम्पैक्ट कर रही है डायरेक्टली, जो कि इनके लिए हेल्दी नहीं है, इनके लिए ठीक नहीं है।
अब वो कैसे? क्योंकि ये जो वेजिटेशन और एनिमल्स है ये एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि फॉरेस्ट फायर्स बढ़ रही हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। फिर काफी सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जैसे कि सुनामी एंड लैंडस्लाइड। ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिफोरेस्टेशन हो रहा है, सोइल इरोजन बढ़ता जा रहा है, और काफी सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है लॉन्च किए जा रहे हैं जिसमें फॉरेस्ट एरिया को क्लियर कर दिया जा रहा है। तो इन सब का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्लांट्स और एनिमल्स के जो नेचुरल हैबिटेट है उस पर। अब ये तो मेनली बात कर ली हमने वेजिटेशन की, जिसका कहीं ना कहीं एनिमल्स पर भी इम्पैक्ट आता है। बट स्पेसिफिकली अगर एनिमल्स की बात की जाए तो ह्यूमंस जो है पोच कर रहे हैं एनिमल्स को, यानी कि उनको मार रहे हैं हाइड्स के लिए, उनकी स्किन के लिए, उनके नेल, टीथ, हॉर्न और फेदर्स के लिए जो है डायरेक्टली एनिमल्स को मारा जा रहा है। ठीक है। अब इनको प्रिवेंट करने के लिए, कंजर्व करने के लिए कुछ स्टेप्स लिए गए हैं। सबसे पहला है उनमें से नेचुरल पार्क, जो कि गवर्नमेंट ने या फिर किसी भी प्राइवेट एंटिटी ने काफी सारे नेचुरल पार्क्स बनाए हुए हैं जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी को जो है प्रोटेक्ट करते हैं। कोई एक रीजन जो है स्पेसिफिकली उसको नेशनल पार्क बना दिया जाता है, एक या एक से ज्यादा इकोसिस्टम्स के लिए जिनको प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई जाती हैं कुछ जोग्राफिकली प्रोटेक्टेड टेरिटरीज में, सॉरी टेरिटरी में, जहाँ पे बेसिकली वाइल्ड लाइफ को कंजर्व किया जाता है। फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स बनाए जाते हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं दोबारा से। इनका ना ग्लोबल नेटवर्क होता है बायोस्फीयर रिजर्व का, ग्लोबली जो है ये कनेक्टेड होते हैं ये रीजन्स। अब स्कूल्स में या फिर स्टूडेंट्स के लिए ना कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाने चाहिए, जैसे वन महोत्सव, जिसमें जो है स्टूडेंट्स को अवेयर किया जाए कि प्लांट्स एंड वाइल्ड लाइफ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। उसके अलावा काफ़ी सारे लॉज भी बनाए गए हैं। स्पेसिफिकली अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लायन, टाइगर, डियर, पिकॉक और ग्रीन इंडियन बस्टर्ड, इन सब एनिमल्स को जो है अगर कोई किल करता है तो लीगल पनिशमेंट है। इनको किल करना इलीगल है। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं इनसे वाइल्ड लाइफ को जो है कंजर्व किया जा सकता है। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.